Assalamu alaikum. Welcome to the first lecture of class 10th chemistry NBF chapter number 1. Today we are going to start chemical equilibrium. अच्छा, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा आपकी 9th क्लास से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर आप काफ़ी नई चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिए बहुत नया वर्ड है, सबसे पहले हम लोग यूनिट के नाम पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? आपको नाम से पता चल रहा है कि ये कोई इक्विलिब्रियम यानी केमिकल के इक्विलिब्रियम से चीज़ रिलेटेड है। केमिकल का इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस को आपस में एनालाइज करेंगे और उनके दरमियान में इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये चैप्टर बेसिकली उन तमाम चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। मूविंग ऑन टू द डेफिनेशंस जो कि हम लोग इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ेंगे। First definition is for the reversible reaction and the second definition is for irreversible reactions. ये दो definitions बहुत important है and they are basically the core of this chapter. Now what is reversible reactions? The reaction in which products reform the original reactants is called reversible reactions. हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस को ही पढ़ेंगे, इसीलिए हम उसकी पहले डेफिनेशन स्टडी करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जो कि पहले तो आप रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराओ। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स होते हैं रिएक्शन के, उनको आपस में आप रिएक्ट कराओ और आपके पास प्रोडक्ट बन जाए। अब नाउ दैट प्रोडक्ट व्हेन इट रीफॉर्म्स यानी कि वो दोबारा से बना दे किस चीज़ को? ओरिजिनल रिएक्टेंट्स को, तो उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो कि दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में या ओरिजिनल रिएक्टेंट्स में ना जा पाए, यानी कि अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं रिएक्टेंट्स तो वो प्रोडक्ट की हद तक ही रहेंगे, वो दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन थी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है कि इसका हमारे पास डिफरेंस बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। प्रॉब्ली आप लोगों को आगे ये पढ़ने को भी मिलेगा, इसके लिए हम लोग डिफरेंस भी बना लेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं। एक सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनने की एग्जाम्पल है, अमोनिया की एग्जाम्पल है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनने की एग्जाम्पल है। आपको यहाँ पे जो डिटेल के साथ बताया जा रहा है ना रिएक्शन, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना है। यहाँ पे मैंने ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं किया, ये हम लोग मिलके कंप्लीट करेंगे। हमारे पास 2SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है। हम लोगों ने उसे रिएक्ट कराया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमारे पास क्या बनी है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, दरमियान में अब जो मेरे पास एरो होगा वो लोग अक्सर ऐसे बना के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ये मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस वजह से मुझे इसके साथ डबल एरोज लगाने पड़ेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन को ये डबल एरोज क्या शो कर रहे होते हैं कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स बेसिकली थे यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में मिले और मिल के इन लोगों ने प्रोडक्ट बना दी, इन दोनों रिएक्टेंट्स ने, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करता है? डीएसोसिएट करता है। डीएसोसिएट यानी टूटता है वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए। एंड जो नीचे वाला एरो है ये शो कर रहा है कि वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है जो आपको नज़र आ रही होगी आपकी बुक के अंदर, V2O5। व्हाट इज़ V2O5? V2O5 आपके पास एक कैटलिस्ट है जो कि एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर वर्क करता है और इससे हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता है। आगे आप 10th की बुक में इसको स्टडी भी करेंगे डीपली। हमारे पास इसमें टेम्परेचर क्या दिया गया है? 450 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा है? 200 atm, ठीक है। तो हमारे पास ये एक रिएक्शन है। इसको अगर हम लोग आगे से स्टडी करते हैं तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जब हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है, तो यू आर गोइंग टू से दैट व्हेन द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट दे आर कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। मीनवाइल अगर आपसे कोई कहता है कि अब आप रिवर्सिबल रिएक्शन बताओ, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जब आपके पास प्रोडक्ट जो है वो डिसोसिएट कर जाए और डिसोसिएट करा के इट कन्वर्ट्स इनटू द रिएक्टेंट्स, तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इससे आगे अगर आपके पास इसके भी डिफरेंसेस हम लोग देखें तो डिफरेंस इसका क्या बनता है
कि फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की एक एक डेफिनेशन। फिर इसके बाद आप बताएंगे कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसमें हमेशा हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, रिवर्स में हमेशा हमारे पास यू कैन से रिएक्टेंट्स बनते हैं। फिर ये वाला एरो जो होता है, जो ऊपर वाला एरो होता है, दैट इज द डेनोटेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड नीचे वाला जो एरो होता है वो रिवर्स रिएक्शन की डिनोटेशन होती है। ये हमारे पास दो एग्जांपल, दो पॉइंट्स आ गए। ये जो आपके पास SO2 और O2 का जो रिएक्शन इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने कर ली। अब हम ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके सामने एक ग्राफ नज़र आ रहा है, और ये ग्राफ एक्सप्लेन क्या कर रहा है, हमारे चैप्टर के नाम को। हमने इस चैप्टर के नाम को केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों कहा, तो हम लोग अब इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो अभी हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का कोलैबोरेशन थी, और इसके अंदर हमारे पास डबल एरोज आ रहे थे, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन था। अब आपके सामने तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, SO2, O2 और SO3। दूसरी चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है कि SO3 का जो हमारे पास यू कैन से जो ग्राफ बन रहा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते 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 एकदम से कांस्टेंट मोड में आ गया। SO2 में पहले वो डिक्रीज हो रहा था, होते 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 इवेंचुअली एक पॉइंट पर जाके कांस्टेंट मोड में आ गया। सिमिलरली फॉर O2, और ये जो कांस्टेंट मोड है, ये तीनों का एक ही पॉइंट पे जाके आ रहा है, दैट इज नोन एज, ये कांस्टेंट पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे इन दोनों का रेट बराबर हो गया ना। व्हाट डज रेट मीन्स? रेट मीन्स किस एक्सटेंट पे एक रिएक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये लाजमी पूछी जाएगी, और ये कॉन्सेप्चुअल भी है, आगे पूरे चैप्टर की बेसिस है, यू कैन से द बैकबोन ऑफ द चैप्टर है। ठीक है, हम लोग इसको दोबारा से एनालाइज करते हैं। हमें नजर आ रहा है कि y एक्सिस के ऊपर आपको कंसंट्रेशन नजर आ रही है, और x एक्सिस पे आपको टाइम नजर आ रहा है। हम लोग सबसे पहले रिएक्टेंट्स की बात करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू कैन सी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, दोनों के दोनों, विच मीन्स ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं। अभी हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें कि एक टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जब रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स कम होने की वजह से उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द मैटर विच इज यू कैन से अवेलेबल। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कम हो रही है, और एक टाइम पे जाके वो कांस्टेंट हो रही है। ठीक है, और हमारे पास SO3 बढ़ रहा है। वो बढ़ क्यों रहा है? वो बढ़ इस वजह से रहा है क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलते जा रहे हैं, उतनी प्रोडक्ट बनती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास SO3, O2 और O2 का मिला के एक यू कैन से कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात करें, जैसे ये इनिशियल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज है, और ये इनिशियल स्टेज है, तो इन इनिशियल स्टेजेस के अंदर हमारे पास क्या हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो SO3 प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो है। जाहिर सी बात है, अभी तक हमारे पास रिएक्टेंट्स आप इसमें कंबाइन ही नहीं किए, तो SO3 हमारे पास कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। उस टाइम पे हमारे पास SO2 और O2 मैक्सिमम थे, रिएक्ट करना शुरू हुए, रिएक्ट करने की वजह से वो कम होते जा रहे हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ती जा रही है। ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड यानी कि रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। अब एक ऐसा टाइम आता है जिसमें SO3 की अमाउंट सिग्निफिकेंट हो चुकी है, इतनी सिग्निफिकेंट हो चुकी है कि नाउ यू कैन इजीली डिमॉन्स्ट्रेट के SO3 डिसोसिएट करके इवेंचुअली SO2 और O2 में भी कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, यानी कि SO3 इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू SO2 एंड O2। तो इस पॉइंट पे हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी अमाउंट SO3 की बनती जा रही है SO2 और O2 से, उतनी ही अमाउंट वापस SO2 और O2 में भी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, हम इसको दोबारा से रिकैप करते हैं। हमारे पास SO2 और O2 ने मिलकर SO3 बनाया। SO3 का तो बनना हमें समझ आ गया कि चले से ये बन गया, लेकिन क्या हो रहा है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट बनने के बाद इसी के ही कुछ हिस्सा मुसलसल कन्वर्ट होना शुरू हो गया SO2 में और O2 में। तो यानी अब ना आपको SO2 और O2 का कन्वर्ट होना नजर आ रहा होगा, और ना SO3 का डीजेनरेट होना नजर आ रहा होगा, यानी दोनों के रेट्स बराबर हो गए। यानी जितनी अमाउंट में SO3 बन रहा है, उतनी अमाउंट में वो डिसोसिएट भी हो रहा है। सो दिस स्ट्रेट लाइन डिमॉन्स्ट्रेट दैट फेज जिसमें SO3 डिसोसिएट भी कर रहा है और फॉर्म भी कर रहा है। इस पॉइंट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम।
अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट का बनना बिकम्स या इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट्स का बनना। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट्स का बनना और प्रोडक्ट्स का टूटना बराबर आ जाए यानी उसका रेट बराबर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं कहूँगी, पर इससे आपके पास MCQs बहुत सारे बनते हैं, इससे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। यू हैव टू फिगर देम आउट एज वेल। इफ यू हैव एनी क्यूरी इन टूडेज lecture, you can freely ask us in comment section. We will definitely reply you there. Wait for our next videos. Till then, Allah Hafiz.